ठीक है, पाइथन का चैप्टर 5 है ये। लास्ट में यानी कि लास्ट टाइम हमने जो है यानी कि चैप्टर 4 के अंदर फंक्शन का डेफिनेशन किस तरीके से करना है, यानी कि पाइथन के अंदर फंक्शन वगैरह कैसे बनाते हैं, उन चीज़ों को समझा था। अभी हमें कुछ और चीज़ों को समझने की आवश्यकता है पाइथन के अंदर, और वेरिएबल से रिलेटेड कुछ और कन्फ्यूजन आपका क्लियर होना चाहिए। फंक्शन से रिलेटेड कुछ और चीज़ों को सॉल्व करना है हमें, यानी कि कुछ और चीज़ों को समझना है फंक्शन से रिलेटेड भी। कीवर्ड से रिलेटेड भी हमें कुछ चीज़ों को समझना है। तो धीरे-धीरे ही हम सब कुछ समझेंगे। पेशेंस रखिएगा। जो भी पहले वीडियो के अंदर यानी कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया गया है, सारे टॉपिक कवर किए जाएँगे, बस आपको पेशेंस रखना है। जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है, जिस तरीके से आपको समझाया जा रहा है, उसी को फॉलो करते हुए काम करिए, आप बेनिफिट में रहेंगे। ठीक है? तो जो भी आपको बताया जा रहा है, उसको स्किप नहीं करना है। एक-एक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बीच-बीच में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ भी बताई जाएँगी, और जो सिंटैक्स है हमारा पढ़ने का, उसी सिंटैक्स को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे हम। भले ही हम कम सीखेंगे लेकिन एग्ज़ैक्ट सीखेंगे। यानी कि जो भी सीखेंगे वो हम एग्ज़ैक्ट सीखेंगे। इसलिए वीडियो का ड्यूरेशन लंबा भी होता है, और आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया जाता है सारी चीज़ें। तो जब भी हमें पाइथन के अंदर फंक्शन बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो डेफ क्या है? डेफ एक कीवर्ड है। तो डेफ कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं? डेफ कीवर्ड का हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम फंक्शन का डेफिनिशन कर सकें। अब अपने फंक्शन का नाम दीजिए। जैसे कि मैंने जस्ट के नाम से फंक्शन बना लिया। ठीक है? तो मुझे क्या करना है, इस फंक्शन से कुछ एक लाइन का कोड प्रिंट करना है, अपना नेम प्रिंट करना है। तो आप चाहें तो प्रिंट यहाँ पर लिख दें इंटर करके, इस तरीके से जस्ट फॉर कोड, तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। मैंने आपको कंपाइल करना बताया था। पाइथन का प्रोग्राम जो है कितने तरीके से आप कंपाइल कर सकते हो। वीएस कोड में कंपाइल करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। बस इस पे क्लिक कर दीजिए, आपका जो कोड है वो आपको रिजल्ट दे देगा। बट नोटिस करिए, यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने फंक्शन का डेफिनिशन किया। तो मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि फंक्शन के अंदर जो कोड होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक का मतलब वो बंद हो जाते हैं, है ना? एक डिब्बे के अंदर बंद हो जाते हैं, यूँ समझ लीजिए। अब जब तक हम इस ब्लॉक को खोलेंगे नहीं, ये प्रिंट नहीं होगा। तो ब्लॉक को खोलने के लिए इसी फंक्शन को आपको कॉल करना है। तो फंक्शन कॉल करने के लिए आपको एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पर जस्ट को ऐसे कॉल कर लेना है। सीएलएस करेंगे, और मैं फिर से कंपाइल करूँगा इस चीज़ को। तो नोटिस करिए, अभी भी प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है? तो प्रिंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जस्ट जो है खुद ब्लॉक हो गया। यानी कि ये भी ब्लॉक हो जाएगा अगर आपने इस फंक्शन के अंदर रखा तो। तो इस फंक्शन से बाहर कॉल करते हैं कभी भी फंक्शन, यानी कि फंक्शन का डेफिनिशन, और ये आपका फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल आपको बाहर करना है। अगर ऐसे आपने यहाँ पर लिख दिया तो ये इसी फंक्शन के अंदर चला जाएगा, यानी कि इसी फंक्शन का कोई स्टेटमेंट माना जाएगा ये। तो अब ये अपने कोड को, यानी कि ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। ठीक है? तो इसको हमें बाहर रखना है। अब हम अगर यहाँ पर क्लिक करें तो नोटिस करिए जस्ट फॉर कोड प्रिंट हो गया। सीएलएस कर लेते हैं, यानी कि क्लियर स्क्रीन। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये जो है आपका, यानी कि जो हमने ऊपर लिखा, ये क्या है? ये फंक्शन का डेफिनिशन है ना? तो ये क्या है आपका? फंक्शन का डेफिनिशन है। और ये क्या है आपका? ये आपने फंक्शन कॉल किया। तो हमने यहाँ पर क्या किया है? फंक्शन कॉल। ये आपका फंक्शन कॉल हुआ है, ये आपका फंक्शन का डेफिनिशन है। तो अभी एक ही लाइन का कोड है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो फंक्शन है उसके अंदर एक लाइन का कोड हो। जितना मर्ज़ी आप उतने लाइन का कोड लिखिए, नोटिस करिए, है ना? तो एक ही साथ सारा कोड एग्ज़ीक्यूट करेगा जब भी ये फंक्शन कॉल किया जाएगा। यानी कि जैसे ही ये फंक्शन कॉल किया जाएगा, एक ही साथ सारा कोड एग्ज़ीक्यूट कर जाएगा, जितने भी कोड इस फंक्शन के अंदर ब्लॉक होंगे।
यानी कि इस फंक्शन के अंदर जितने भी कोड ब्लॉक होंगे सब एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास एक ही सर लाइन एक का कोड है क्वेश्चन था। तो आप यहाँ हेलो पर ऐसे लिख सकते हो। जी बोलिए। सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि एक कोड जब एक साथ रन करता है, हमारे पास दो फंक्शन है, हम्म पहले वाला अच्छे से चल रहा है बट दूसरे में एरर हम्म है, तो उसको रोकने के हम्म लिए क्या करेंगे? जैसे कि नोड जेएस के अंदर एक फंक्शन अपना रन कर जाता है, जैसे एक प्रोग्राम बटन पे क्लिक करना वो सब काम कर रहा है, फिर दूसरे बटन पे क्लिक कर रहे तो एरर प्रोड्यूस करता है, तो सिर्फ वही चीज फटता है, लेकिन पहला बटन काम कर रहा है। लेकिन इसमें वैसा नहीं है ना, पूरा ही खराब हो जाता है पूरा प्रोजेक्ट, तो उसको रोक नहीं सकते क्या? हाँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह किया जाता है, तो वो आगे के चैप्टर हैं। ठीक है, पेशेंस रखिए, थोड़ा अच्छा सारी ठीक है। चीज़ें बताई जाएंगी। तो इसमें भी एरर वगैरह हैंडल किया जाता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पर भी तो कर सकते हैं हम लोग। तो अभी मैं ये कह रहा था आप लोगों को कि फंक्शन यहाँ पर आपने बनाया, अगर आपके पास एक ही लाइन का कोड है सपोज करो, तो आप सेम लाइन में भी लिख सकते हो इस तरीके से, जरूरी नहीं है कि आप इंटर करके लिखिए। तो जब आपके पास मल्टीपल लाइन का कोड हो तब आप इंटर करके लिखिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास सिंगल लाइन का कोड है तो आप इंटर नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अभी हमने देखा भी था, आउटपुट मिल रहा था हमें। यहाँ पर भी आपको आउटपुट मिल ही जाएगा। अगर आपके पास एक ही लाइन का कोड है तो आप सामने ही लिख दीजिए, इंटर करने की आवश्यकता नहीं है आपको। नोटिस करिए, अभी भी जस्ट कोड हमें वैसे ही मिलेगा। समझिए आप लोग इस चीज को। जी आगे काम करें अब हम। ठीक है, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर? स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस, ये दोनों चीजें जो है एक ही चीज है। यानी कि स्टेटमेंट बोला जाए या इंस्ट्रक्शन बोला जाए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो हर एक स्टेप प्रोग्रामिंग का स्टेटमेंट ही कहलाता है। जैसे हमने पहला स्टेप यहाँ पर क्या किया, फंक्शन बनाया। उसके बाद दूसरा स्टेप हमने प्रिंट किया। तीसरा स्टेप हमने कमेंट किया, ये भी हमने कमेंट किया। ये हमने फंक्शन कॉल किया। तो ये सारे स्टेप हैं, यानी कि स्टेटमेंट हैं। ठीक है, यही सारे आपके इंस्ट्रक्शन हैं। तो स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किया गया हर एक स्टेप आपका स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो इस डेफिनेशन को जरा सा समझ लीजिएगा, आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग का हर एक स्टेटमेंट जो है, यानी कि हर एक लाइन का आप कोड स्टेटमेंट ही कहलाता है। इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हमने वेरिएबल बनाना समझा था। जब भी हमें वेरिएबल बनाना होता था तो कैसे बनाते हैं वेरिएबल? बस वेरिएबल का नाम दीजिए डायरेक्ट। जैसे मुझे नेम के नाम से वेरिएबल बनाना है तो नेम लिखेंगे, और मैंने ऐसे लिख दिया जस्ट फॉर कोड। प्रिंट करना है तो बस यहाँ पर प्रिंट लिखिए, और मैं स्ट्रिंग यहाँ पर लिखूंगा इस तरीके से, माई नेम इज, और यहाँ पर कॉमा लगा के नेम डिफाइन कर दूंगा। तो माई नेम इज, ये आपका जो है स्टैटिक डेटा है, और ये डायनेमिक डेटा यहाँ पर आ जाएगा जस्ट फॉर कोड। अभी भी हमें यहाँ पर क्लिक करें तो नोटिस करिए माई नेम इज जस्ट फॉर कोड लिख के आ गया। यहाँ पर हम कुछ भी स्टोर करें, जरूरी नहीं कि आप जो है जस्ट फॉर कोड ही लिखें, कुछ भी लिख सकते हो, आलोक कुमार लिख दीजिए। ठीक है, तो अभी भी अगर मैं कंपाइल करूं तो ये इस तरीके से हमें यहाँ पर रिजल्ट देगा, माई नेम इज आलोक कुमार। परफेक्ट। ठीक है, अब सपोज करो ये जो वेरिएबल है ये इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। ठीक है, यानी कि जो हमने नेम वाला वेरिएबल बनाया ये इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। तो ये जो है इसी फंक्शन के अंदर एक्सेस हो सकता है। अगर आपके पास एक और फंक्शन होता, सपोज करो हमारे पास एक और फंक्शन है इस तरीके से जो कि नेम को एक्सेस कर रहा है, यानी कि नेम प्रिंट करना चाह रहा है, तो अभी क्या होगा, इस केस में एरर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूसरा फंक्शन बना लेता हूँ। मैंने आलोक के नाम से ही बना लिया, और आलोक को भी मैं कॉल कर लूंगा यहाँ पर। अगर मैं आलोक को ना कॉल करूँ अभी तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आलोक कुमार जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो फंक्शन हमें प्रिंट करके दे देगा। अगर मैं आलोक वाले फंक्शन को भी कॉल कर लूँ यानी कि नीचे जो है, तो उस केस में हमें एरर मिलेगा। ये देखिए ना, एरर आ गया इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर जो है हमने कंपाइल किया। नोटिस करिए,
पहला जो फंक्शन है उसने तो आपको आउटपुट दे दिया, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, प्रिंट माय नेम इज नेम, यहाँ पर एरर है, यानी कि ये जो आपने लिखा है इसमें एरर है, ये एक्सेस नहीं किया जा रहा है। क्या लिख के आ रहा है, नेम एरर, नेम इज नॉट डिफाइंड, यानी कि जो नेम यूज कर रहे हो वो अनडिफाइंड बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस वेरिएबल को आप इस वाले फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते हो, यानी कि ये जो वेरिएबल है ये आपका इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है, दूसरे फंक्शन के अंदर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर हाँ यही वेरिएबल अगर आपका ग्लोबल होता तो फिर आप यहाँ पर भी एक्सेस कर लेते इस चीज को। जैसे मैं इसका डिक्लेरेशन ग्लोबल ही कर देता हूँ, तो ग्लोबल डिक्लेयर करने के लिए आपको टॉप में वेरिएबल बनाना है, तो मैंने नेम को ऐसे डिफाइन किया। टॉप का मतलब फंक्शन से बाहर, किसी फंक्शन के अंदर आपको नहीं रखना है, तो फंक्शन के बाहर रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो ग्लोबल वेरिएबल होगा आपका। यहाँ पर मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया अहद। ठीक है, मैंने लिख दिया अहद अंसारी। नोटिस करिए ये जो नेम है वो यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी नेम है, ये वाला जो नेम है उसमें आलोक कुमार, यानी कि यहाँ पर आलोक कुमार प्रिंट होगा और यहाँ पर अहद अंसारी प्रिंट होगा। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, नोटिस करिए माय नेम इज आलोक कुमार और माय नेम इज अहद अंसारी। तो इसमें हमने नेम वाला वेरिएबल का डिक्लेरेशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर रखा है और यहाँ पर भी नेम के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर है। ठीक है, तो ये रिप्लेस क्यों नहीं हुआ, यानी कि हमने नेम यहाँ पर भी लिखा तो ये रिप्लेस हो जाना चाहिए आलोक कुमार से, लेकिन रिप्लेस नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पर भी नेम के नाम से वेरिएबल बना दिया है और किसी फंक्शन के अंदर भी अगर आपने नेम के नाम से वेरिएबल बना दिया है तो वो उस फंक्शन का लोकल वेरिएबल माना जाएगा, ये इसको रिप्लेस नहीं करेगा कि इसको रिप्लेस कर देगा, ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका अपना वेरिएबल है और यहाँ पर अगर आप नेम लिखते हो तो यही वाला नेम प्रिंट होगा। अगर यह नेम हटा दीजिए, यानी कि ये जो नेम था इसको अगर आप हटा देते हो तो अब दोनों जगह पे ही अहद अंसारी प्रिंट होगा। इस चीज को समझ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, नोटिस करिए दोनों जगह पे ही अहद अंसारी प्रिंट हुआ। तो अगर आपका कोई ग्लोबल वेरिएबल है, यानी कि सपोज करो नेम के नाम से हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है और एक लोकल वेरिएबल भी हमारे पास नेम के नाम से है जो कि जस्ट वाले फंक्शन के अंदर है, और यहाँ पर हम नेम को एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पर भी नेम को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन ये जो आलोक वाला फंक्शन है इसके पास अपना कोई जो है लोकल वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, इस वाले नेम को एक्सेस कर लेगा जो ग्लोबली डिक्लेयर्ड है। अगर यहाँ पर भी आप ऐसे नेम के नाम से वेरिएबल बना देते और यहाँ पर मैंने सुमन कुमार, सुमन मिश्रा ऐसे लिख देता हूँ, तो अब वो यानी कि ये जो है ये नेम वो यहीं से एक्सेस हो जाएगा, अब ये ग्लोबल वाले को एक्सेस नहीं करेगा। देखिए है ना, तो माय नेम इज आलोक कुमार और माय नेम इज सुमन मिश्रा। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल कहीं पर भी आप एक्सेस कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, बस डायरेक्ट एक्सेस कर लीजिए आप, आपको वेरिएबल बनाने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने बना दिया उसी नाम से तो फिर से नए वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो जाएगा और वो उस फंक्शन का लोकल वेरिएबल माना जाएगा। तो ये क्या है, ये इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। ठीक है, ये आपका लोकल वेरिएबल है और ये जो है आपका एक ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, तो ये आपका जो है ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जो गया है तो उसको आप लोग ठीक करके लिखिएगा। तो ऐसे समझने के लिए बस ऐसे समझना है कि ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये आपका लोकल वेरिएबल है। अगर इस ग्लोबल वेरिएबल को हमें यहाँ पर एक्सेस करना हो, मैं चाहता हूँ कि ये जो अहद अंसारी है वो यहाँ पर एक्सेस हो। ठीक है, या मैं अहद अंसारी को यहाँ से रिप्लेस करना चाहता हूँ, इस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो उसके लिए आपको यानी कि ग्लोबल वेरिएबल को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पाइथन एक कीवर्ड देता है, उसकी हेल्प से आपको डिक्लेरेशन करना होगा, तो वो जो ग्लोबल वेरिएबल है वो भी आपका एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथन आपको ग्लोबल के नाम से एक कीवर्ड देता है ऐसे ग्लोबल, और किसको आपको ग्लोबली डिक्लेयर करना है, नेम को, यानी कि इस नेम को हम ग्लोबली एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब जहां पर अहद अंसारी लिखा हुआ था वहां पर आलोक कुमार चला जाएगा और यहाँ पर भी आलोक कुमार प्रिंट होगा और यहाँ पर भी आलोक कुमार प्रिंट होगा, यानी कि अहद अंसारी अब नहीं प्रिंट होगा। नोटिस करिए अगर मैं कंपाइल करूं तो CLS कर लेते हैं और मैंने कंपाइल किया, ये देखिए दोनों जगह पे ही आलोक कुमार प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो नेम है इसको आपने ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया
अब इसके अंदर कुछ भी आप लिखेंगे तो वो इसको रिप्लेस कर देगा डायरेक्ट। रिप्लेस हो रहा है ना, तभी तो यहाँ पर आलोक कुमार प्रिंट हो रहा है। आलोक कुमार हम यहाँ पर लिख रहे हैं, नोटिस करिए मैं यहाँ पर सुमन भी लिखता हूँ तो ये जो अहद अंसारी ये प्रिंट नहीं होगा, अब दोनों जगह पे ही सुमन प्रिंट होगा क्योंकि दोनों जगह पे ही आपका ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो अपडेट हो रहा है सुमन वो यहाँ से अपडेट हो रहा है। ठीक है ना, तो अब ये कोई लोकल वेरिएबल नहीं है, ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया आपका। समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को? तो जब भी आपको किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना होगा किसी फंक्शन के अंदर तो ऐसे पहले उसका जो है ग्लोबल कीवर्ड के साथ डिक्लेरेशन करना है, उसके बाद आपको एक्सेस करना है इस तरीके से। तो अब यहाँ पर जो डेटा होगा वो सर ये रिप्लेस ओप्स होगा। कॉन्सेप्ट के अंदर का पूछा है क्या? क्या चीज? ये कुछ ओप्स कॉन्सेप्ट के अंदर का है क्या? क्योंकि यहाँ पे तो सिक्योरिटी तौर पे अंदर करके चेंज कर रहा है ना ये हाँ, ओप्स पे ही काम करेंगे फंक्शन हम के लोग आगे, अंदर। लेकिन अभी हम प्रोसीजरल को फॉलो कर रहे हैं। जनरली पाइथन वगैरह के अंदर ओप्स पे ही काम किया जाता है। ठीक है, क्योंकि तो यहाँ अभी तो पे हम प्रोसीजर अनलूप पे ही जो है काम वो कर भी रहे हैं। चेंज कर दे रहा है ना, जस्ट के क्या अंदर चीज? से ही चेंज कर दे रहा है। जस्ट के अंदर ही फंक्शन के अंदर ग्लोबली चेंज कर दे रहा है, जो कि हम लोग अलोक के अंदर भी यूज कर ले रहे हैं। हाँ, यानी कि ये जो नेम है यहाँ से जब आपने लिखा तो ये रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि क्योंकि ये कोड इसको रिप्लेस कर देगा। अब यहाँ पर जब हाँ प्रिंट हाँ होगा तो सुमन ही प्रिंट होगा। ठीक है, क्योंकि हमने उसको ग्लोबली हाँ। एक्सेस किया यहाँ पर, इसका ग्लोबल डिक्लेरेशन कर दिया। अब हम इस वाले वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। समझ गए आप लोग इस चीज को? ठीक है सर। जी बताइए भाई, आगे काम करें अब? हाँ सर। ठीक है, तो पाइथन वगैरह के अंदर जनरली ओप्स का ही कॉन्सेप्ट फॉलो करके काम किया जाता है। आगे ओप्स भी आपको पढ़ाया जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम है अभी उसमें, अभी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो जब भी आपको किसी ग्लोबल वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर एक्सेस करना होगा तो ऐसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हमें इसमें रिप्लेस करना है कुछ, अगर हम ये चीज़ ना लिखें तो अब ये रिप्लेस नहीं होगा आपका। ठीक है, अगर हम कंपाइल करें तो एक जगह पे आपका सुमन प्रिंट होगा, एक जगह पे अहद अंसारी प्रिंट होगा। अब किसी फंक्शन के अंदर से सपोज करो इसको आपको रिप्लेस करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसका ग्लोबल कीवर्ड के साथ डिक्लेरेशन करेंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद ही हम उसके नीचे उसको एक्सेस करेंगे और उसमें कुछ भी अपडेट करेंगे। तो जैसे हमने सुमन अपडेट कर दिया तो अब यहाँ पर सुमन अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर भी सुमन प्रिंट होगा, यहाँ पर भी सुमन प्रिंट होगा, इस तरीके से। समझ गए आप लोग? जी। चलिए कुछ और चीज़ों को एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको ग्लोबल वेरिएबल का बनाने का जो है बेनिफिट बता देता हूँ थोड़ा। ये बिल्कुल ये मत समझ लेना कि बिल्कुल ये लास्ट एग्जाम्पल है आपका। ये थोड़ा-सा छोटा-सा तरीका है समझाने का कि ग्लोबल वेरिएबल हमें क्यों बनाना चाहिए। जैसे मैंने आलोक डिफाइन किया इस तरीके से, यानी कि आलोक के नाम से एक फंक्शन का डेफिनेशन किया और यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, सब्जेक्ट के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इसमें मैंने मैथ लिख दिया। ठीक है, और प्रिंट कीवर्ड का करूँगा और मैं सब्जेक्ट को प्रिंट कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ और फंक्शन बना लेता हूँ, तो मैंने इसी फंक्शन को कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करूँगा, उसके बाद मैंने यहाँ पर फिर से पेस्ट किया, एक और बार मैं पेस्ट कर देता हूँ। और ये हमारा सपोज करिए कि आलोक का सब्जेक्ट हो गया, ये जो है सुमन का सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि सुमन के नाम से फंक्शन बना लिया हमने। और ये जो है हमारा अहद का फंक्शन हो जाएगा और ये जो है हमारा नीचे वाला ये अनूप का फंक्शन हो जाएगा। तो इसमें जो है अनूप का सब्जेक्ट है, इसमें अहद का सब्जेक्ट है और इसमें जो है आलोक का सब्जेक्ट है। ठीक है, अभी अगर हम प्रिंट करें तो चारों फंक्शन को कॉल करना होगा प्रिंट करने के लिए। तो बस आलोक को ऐसे कॉल करिए, उसके बाद जो है आपको सुमन को कॉल कर लेना है इस तरीके से, उसके बाद आपको जो है अहद को कॉल कर लेना है, उसके बाद आपको जो है अनूप को कॉल कर लेना है इस तरीके से। अगर हम कंपाइल करें तो हमें सभी का सब्जेक्ट मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक लाइन का कोड है। अभी इससे ये मत समझिए कि फंक्शन के अंदर एक ही लाइन का कोड होता है, मल्टीपल लाइन का कोड होता है और हमें मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। तो आपने क्या नोटिस किया यहाँ पर
कि जो सब्जेक्ट है वो सभी का सेम है ना? और हमने सभी के अंदर सब्जेक्ट का डिक्लेरेशन किया इस तरीके से। यहाँ पर भी हमने सब्जेक्ट लिखा, यहाँ पर भी हमने सब्जेक्ट लिखा और यहाँ पर भी हमने सब्जेक्ट लिखा, ठीक है? यानी कि वेरिएबल बनाया सब्जेक्ट का। तो जब ये सभी जगह पे सेम है सभी फंक्शन के अंदर, यानी कि कई सारे वेरिएबल ऐसे होते हैं जो कई बार फंक्शन के अंदर यूज़ होते हैं। यानी कि लगभग कुछ ऐसा वेरिएबल होता है कि वो लगभग सभी फंक्शन में यूज़ होता है। जैसे अब यहाँ पर सब्जेक्ट का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ये सब्जेक्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो हमें ऐसे सभी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक बार आप डिक्लेयर कर दिए ऊपर की तरफ सब्जेक्ट को इस तरीके से, अब जहाँ यूज़ करना है वहाँ यूज़ करिए। यहाँ पर नोटिस करिए मैंने यहाँ पर प्रिंट किया और इसके अंदर भी मैं प्रिंट कर देता हूँ, हटा दूँगा, यहाँ से भी हटा दूँगा, यहाँ से भी हटा दूँगा इस तरीके से। तो अभी हमने क्या किया, सिर्फ़ सब्जेक्ट को प्रिंट किया और डिक्लेयर कहाँ पे किया? ग्लोबली डिक्लेयर किया इसको, एक बार डिक्लेयर करना पड़ेगा अब आपको, ठीक है? तो ऐसा अगर आपके पास कोई जो है डेटा है, जो सभी फंक्शन के अंदर एक्सेस करना पड़ रहा है, तो आप उसका ग्लोबल डिक्लेरेशन करिए, ताकि सभी फंक्शन के अंदर आपको उसका फिर से जो है डेफिनिशन ना करना पड़े। अभी नोटिस करिए, यहाँ पर भी हमने डेफिनिशन किया था ना, सब्जेक्ट के नाम से वेरिएबल बनाया था, उसके बाद यहाँ पर भी बनाया था, फिर यहाँ पर भी। तो जब सेम डेटा है एक ही वेरिएबल के अंदर और हमें उसी वेरिएबल को सभी फंक्शन के अंदर एक्सेस करना है, तो हमें 4 बार बनाने डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है उस चीज़ को। एक ही बार बनाइए और उसको सभी फंक्शन के अंदर कॉल कर लीजिए, यानी कि यूज़ कर लीजिए, ठीक है? सीएलएस और सर यहाँ एक पर अभी क्वेश्चन भी है। हम कंपाइल करेंगे, तो सेम रिजल्ट हमें मिल जाएगा। जी। जैसे कि एक कोड एक साथ रन होता है, तो अभी हम लोग सुमन के अंदर ग्लोबली एक्सेस करके उसको चेंज करेंगे, तो पहले आलोक हाँ। का मैथ फिर उसके बाद चेंज वाला रन होएगा क्या, कि ये दोनों चेंज देखिए, होके अगर आप रन यहाँ रहेगा? पर लिखते हो, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है इस तरीके से ग्लोबल और मैंने नेम कीवर्ड को ग्लोबल का सॉरी सब्जेक्ट कीवर्ड को जो है मैंने यानी कि जो सब्जेक्ट वेरिएबल है हमारा उसको ग्लोबल कर दिया और फिर मैंने सब्जेक्ट में कुछ चेंजेस किया, ठीक है? यहाँ पर। तो देखिए चेंजेस यहाँ पर हो रहा है, इसलिए ऊपर जो प्रिंट हो रहा था वो वैसे ही प्रिंट होगा। मैंने यहाँ पर हिंदी कर दिया, ठीक है? बाकी हिंदी जब लास्ट में आएगा तो यहाँ पर प्रिंट होगा। नोटिस करिए, है ना? तो ऊपर जो है वो वैसे ही रह जाएगा क्योंकि चेंजेस यहाँ पे हुआ, यहाँ पर आपने चेंजेस किया है। अब इसके नीचे अगर कोई फंक्शन होता और सब्जेक्ट एक्सेस करते तो वहाँ पर आपको हिंदी दिखता फिर। अब जैसे यही हिंदी यहाँ पर मैं अपडेट कर दूँ, ये सुमन वाले में, ठीक है? तो क्या होगा? सिर्फ़ ऊपर वाले में मैथ दिखेगा, बाकी नीचे के 2 फंक्शन जो हैं उसमें हिंदी ही आपको दिखेगा। ये देखिए, है ना? इस तरीके से। एक तो सुमन वाला है ये और दूसरा 2 का जो नीचे वाला है उसमें भी आपको हिंदी दिखा। तो जहाँ पर आपने वेरिएबल को अपडेट किया, बस वहीं से वो अपडेट हो जाएगा और उसके नीचे वो अपडेटेड डेटा आपको दिखेगा। यानी कि जैसे हमने सुमन वाले में अपडेट किया ना अभी, ओके। तो अब नीचे जो हमारा फंक्शन है अहद और हाँ अनूप सर। उसमें हमें अपडेटेड डेटा ही मिलेगा। यहाँ पर जो आपने अपडेट कर दिया है। समझ गए आप लोग इस चीज़ को? हाँ सर। तो ग्लोबल वेरिएबल का ये कोई परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है? बस आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आपको ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो ये सोचना है कि क्या वो जो वेरिएबल है वो हमें बार-बार यूज़ करना पड़ रहा है? या यूँ भी समझ लेते हो कि यानी कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये भी एक ठीक-ठाक एग्जाम्पल है ग्लोबल वेरिएबल का कि आपको कब डिक्लेयर करना चाहिए। जैसे हमें यहाँ पर भी सब्जेक्ट एक्सेस करना था, यहाँ पर भी एक्सेस करना था, यहाँ पर भी एक्सेस करना था और सेम डेटा सभी यानी कि सेम डेटा जो है सब्जेक्ट के अंदर था सभी के अंदर। यानी कि आलोक का भी सब्जेक्ट मैथ था, सुमन का भी मैथ है, अहद का भी मैथ है, इसी तरीके से अनूप का भी मैथ है। तो आपको क्या करना चाहिए? इसका एक ग्लोबल डिक्लेरेशन कर देना चाहिए, ताकि आपको बार-बार वेरिएबल को डिक्लेयर ना करना पड़े। समझ गए आप लोग इस चीज़ को? जैसे मैंने अभी यहाँ पर प्रिंट किया, तो नोटिस करिए सिर्फ़ मैथ, मैथ प्रिंट होके आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि आलोक का मैथ ऐसे है, यानी कि जो है यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ आलोक इज़, सब्जेक्ट ऑफ सुमन इज़। तो क्या करना पड़ेगा आपको? बस प्रिंट प्रिंट करते समय यहाँ पर आप जो है फ़ॉर्मेट करिए इसको, यानी कि इसके साथ कोई स्टैटिक डेटा जोड़िए। तो ये किसका है? आलोक का है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, सब्जेक्ट ऑफ आलोक इज़, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाएगा ये। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी लिखिए, इस वाले में भी। तो ये किसका है? सुमन का है, तो मैंने सुमन लिख दिया। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी लिखिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अहद, इस तरीके से। इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी लिखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनूप, ठीक है? अब यहाँ पर कंपाइल करिए, नोटिस करिए, सभी का आपको अलग-अलग इन्फॉर्मेशन दिखेगा।
सब्जेक्ट ऑफ अनूप इज मैथ, सब्जेक्ट ऑफ अनूप इज मैथ, और सभी का आ गया ना इस तरीके से, परफेक्ट सभी का है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको प्रिंट करना चाहिए डेटा, ताकि एक फॉर्मेट डेटा हो ये, और पता चले कि हाँ किसका कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा। आगे समझे फिर हम। तो अभी आपसे क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप काउंट करके बताइए, यानी कि ये पूरा कोड देखिए, इसके अंदर देखिएगा कि कितने कीवर्ड हैं और कितने फंक्शन हैं। चलिए, जो कोड आपको दिख रहा है जितना सामने, उतने में ही आपको बताना है कि इस कोड के अंदर कितने कीवर्ड यूज हुए हैं और कितने फंक्शन यूज हुए हैं। जी 3 कीवर्ड है, 6 फंक्शन है। हाँ, यहाँ पर जो है 3 कीवर्ड है और 6 फंक्शन है। ठीक है, सही है। ये आपका कीवर्ड है, ये भी आपका कीवर्ड है, ये भी आपका कीवर्ड है। ठीक है, तो तीनों जगह पे डेफ ही लिखा हुआ है, तो हमने 3 बार यूज किया, इसका मतलब 3 बार हमने कीवर्ड का यूज किया। ये आपका फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, और ये भी एक फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। ठीक है, तो आपने सही जवाब दिया है। अब फंक्शन में भी 2 तरीके के फंक्शन है यहाँ पर। एक तो आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है, एक आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसको हमने नहीं बनाया, ठीक है, ये हमने बनाया। तो जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो हम खुद से बना सकते हैं, और हम उनको खुद से कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं उनको हम बना नहीं सकते, सिर्फ हम उनको कॉल कर सकते हैं। हमने कहीं प्रिंट का डिफिनेशन किया है क्या? आपको दिख रहा है कि कहीं हमने प्रिंट के नाम से फंक्शन बनाया है? नहीं बनाया, हमने सिर्फ कॉल किया प्रिंट को। क्या करने, क्या करता है ये प्रिंट? आउटपुट देता है, यानी कि हमें प्रिंट करके यहाँ पर आउटपुट देता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नोट्स में आपको शो कर देता हूँ। नोट्स आपको चैप्टर से मिल दिया जाएगा, अभी नहीं मिलेगा आपको। तो जितना भी मैंने पढ़ाया है आपको, वेरिएबल्स और कैरेक्टर स्ट्रिंग क्या है, सारी चीजें यहाँ पर डिक्लेयर्ड हैं। अब हमें कीवर्ड पे आ चुके हैं। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड, यानी कि प्री डिफाइंड वर्ड समझ लीजिए, या रिजर्व वर्ड्स हैं कुछ, यानी कि रिजर्व का मतलब पहले से रिजर्व कर लिया गया है। यूज इन प्रोग्रामिंग दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर, यानी कि कंपाइलर को जब हम किसी भी कीवर्ड का यूज करते हैं तो कंपाइलर को वो एक स्पेशल मीनिंग देता है। जैसे कि अभी हमने डेफ कीवर्ड का यूज किया है, तो ये जो डेफ कीवर्ड है वो कंपाइलर को क्या समझाने का काम करेगा? कंपाइलर को ये समझाने का काम करेगा कि ये जो आलोक है ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो ये डेफ कीवर्ड ही समझाएगा कंपाइलर को कि ये एक तरीके का फंक्शन है। और ठीक है, ये जो डेफ कीवर्ड है, तो इसी तरीके से जो पाइथन है उसके अंदर 35 कीवर्ड होते हैं। यहाँ पर सभी के नाम लिखे गए हैं, फॉल्स है, नन है, ट्रू है, एंड है, एज है, एसर्ट है, असिंक है, अवेट है, ब्रेक है, क्लास है। इसी तरीके से 35 कीवर्ड होते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, तो रिसेंटली किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि पाइथन के अंदर कितने कीवर्ड होते हैं, तो आपका जवाब मिल चुका होगा अब। तो पाइथन के अंदर 35 कीवर्ड्स होते हैं। इवन इसमें ट्रू और फॉल्स भी कीवर्ड के रूप में लिखा गया है। कीवर्ड्स यूजेस, जैसे कि हमने डेफ कीवर्ड का यूज किया, तो डेफ कीवर्ड क्या करता है? डेफ कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट फंक्शन, यानी कि फंक्शन बनाने के लिए। हमने रिटर्न कीवर्ड का यूज किया था प्रीवियस वाले चैप्टर में, तो रिटर्न कीवर्ड इज यूज टू रिटर्न समथिंग फ्रॉम फंक्शन, यानी कि किसी फंक्शन के अंदर से आप कुछ रिटर्न करना चाहते हैं तो आप रिटर्न कीवर्ड का यूज करिए। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन लिखा गया है। अ फंक्शन स्प्लिट्स द कोड इनटू सेवरल पार्ट टू कीप ऑल द कोड ऑर्गेनाइज्ड। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है, मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाना चाहूंगा आप लोगों को। अब सपोज करो आप, यानी कि मेडिकल स्टोर पे हो, यानी कि आपका कोई मेडिकल स्टोर है, मेडिसिन की शॉप है आपकी। ठीक है, अब किसी मेडिसिन की शॉप में किसी एक तरीके का दवा होता नहीं है, यानी कि कोई एक ही दवा तो होता नहीं है, मल्टीपल दवा होते हैं, यानी कि मल्टीपल मेडिसिन होते हैं। हो सकता है हंड्रेड्स मेडिसिन हो, थाउजेंड्स ऑफ मेडिसिन हो। तो क्या जितने भी मेडिसिन हैं वो सब एक ही ब्लॉक में रहेंगे? है ना? तो अगर मेडिसिन एक ही ब्लॉक में पड़ा रहेगा
100 ऑफ मेडिसिन एक ही ब्लॉक में रहेगा तो आपको प्रॉब्लम क्या होगा? आप सर्च नहीं कर पाएंगे जल्दी, यानी कि आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, फिर आपको ढूंढने में दिक्कत होगा, है ना? काफी सारे एफर्ट लगेंगे उसमें। लेकिन वही मेडिसिन अगर अलग अलग ब्लॉक में रख दिया जाए और सभी ब्लॉक का कोई नाम रख दिया जाए कि हाँ इस ब्लॉक में ये मेडिसिन है, इस ब्लॉक में ये मेडिसिन है, इस ब्लॉक में ये मेडिसिन है, तो आप डायरेक्टली 10-15 दिन उस मेडिकल स्टोर में काम करेंगे तो आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि हाँ फला जगह पे फला दवा रखी हुई है। अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो, ठीक है, तो उनको नहीं पता होता कि आप कौन सा दवा लेने आले हो। जो है पर्चा देते हो आप, फटाक से वो ब्लॉक से जाके दवा लाके आपको दे देते हैं, है ना? यही तो होता है मेडिकल स्टोर पे कि आपको आधा घंटा वेट करना पड़ता है दवा लेने के लिए। पर्चा दिखाया आप, हाँ उनको पता है फला दवा कहाँ रखी हुई है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि फंक्शन स्प्लिट द कोड इनटू सेवरल पार्ट्स टू कीप ऑल द कोड ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि हम ऑर्गेनाइज करने, यानी कि एक फॉर्मेट में एक यानी कि हम अपने कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी कि अलग अलग ब्लॉक बना दें कोड का अलग अलग काम के लिए। जैसे सपोज करो हमारे पास कॉपी का कलेक्शन है, तो हम कॉपी के नाम से फंक्शन बना दें इस तरीके से, और इसके अंदर कॉपी से रिलेटेड सारा डिटेल रख दें। हमारे पास जो है बुक्स का कलेक्शन है, तो बुक्स के नाम से फंक्शन बना दे, इस फंक्शन के अंदर बुक्स के जो है नाम से सारा डिक्लेयर कर दें, यानी कि सारा काम बुक्स से रिलेटेड हो। एक फंक्शन हमारे पास जो है यहाँ पर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो इसके अंदर सारे इंजीनियरिंग के इंस्ट्रूमेंट हो या जो भी है, या हमारे पास एक फंक्शन है मेडिसिन के नाम से ही ले लेते हैं, तो अब इसके अंदर सारी चीज़ें हैं मेडिसिन से रिलेटेड, तो ये ऑर्गेनाइज हो जाता है। यानी कि जब भी हमें कॉपी के लिए कुछ काम करना होगा तो बस हम कॉपी वाले फंक्शन को कॉल कर लेंगे। जब भी हमें बुक से रिलेटेड कोई काम करना होगा, बुक को फाइंड करना होगा, तो हम बुक वाले फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो ये आपका एक ऑर्गेनाइज्ड कोड हो जाता है जब आप फंक्शन बना करके काम करते हैं। और ये आपके जो कोड है उसको भी सॉर्ट करता है, जैसे कि कई कई बार एक एक कोड रिपीट भी होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो जब आप फंक्शन बना देंगे, ऐसा कोई कोड है अगर आपके यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और वो जो काम है वो बार बार रिपीट हो रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए हम एक सेपरेट फंक्शन बना सकते हैं। बस उस फंक्शन को कॉल करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि अलग अलग ब्लॉक बना देता है फंक्शन हमारा, और अलग अलग ब्लॉक के अंदर हम अलग अलग तरीके का इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा जो कोड है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रहेगा, यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन को हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है, दूसरा आपका जो है बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन, इस तरीके से समझिए आप। तो यूजर डिफाइन से क्या समझते हैं आप लोग? यूजर डिफाइन से मतलब ये हो गया कि जो हमने नाम दिया, यानी कि जो हमने बनाया, तो हमने आलोक फंक्शन हमने बनाया है, सुमन फंक्शन हमने बनाया है, अहद फंक्शन जो है हमने बनाया है। तो ये क्या है? ये एक यूजर डिफाइन फंक्शन है। क्या आपने कहीं पर प्रिंट फंक्शन का डेफिनेशन किया? इस वाले प्रिंट का डेफिनेशन आपने कहीं किया? नहीं किया। तो ये कैसा फंक्शन है? ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है या बिल्ट इन फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन का मतलब क्या हुआ? जो कि पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो ये नोट्स जाएगा, बस आप पढ़िएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सम बिल्ट इन फंक्शन जैसे कि प्रिंट है, इंट है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, इनपुट है ना, ये सारे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है जिनका हमें यूज करना है सिर्फ, यानी कि हमें कॉल करना है, हमें इसका डेफिनेशन नहीं करना है। ठीक है, इंट क्या है? इंट एक फंक्शन है, फ्लोट भी आपका एक फंक्शन है। तो जब भी आपको किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा तो आप इंट फंक्शन का यूज करिएगा। जब भी आपको, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कुछ लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऐसे में लिखता 45.21, तो ये एक तरीके का फ्लोट डेटा है, यानी कि ये एक तरीके का फ्लोट डेटा है, ये कोई इंटीजर नहीं है। इंटीजर होता तो सिर्फ 45 होता, यानी कि पॉइंट नहीं होता है। इंटीजर वाला जो डेटा होता है उसके साथ पॉइंट नहीं होता है। ठीक है ना? और जहां पर भी पॉइंट लगा हुआ है तो वो समझ लीजिए कि वो फ्लोट डेटा है। ठीक है, यानी कि एक तरीके का ये फ्लोट नंबर है और ये आपका एक तरीके का इंटीजर नंबर है। तो ये हमारा फ्लोट नंबर हो गया और ये हमारा जो है एक तरीके का इंटीजर नंबर है। ठीक है, तो कई कई बार ये जो नंबर है
ये हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट मिलता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर को इंटीजर वाले फंक्शन की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि जो इंटीजर फंक्शन है इसके हेल्प से हम इस नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर काम कर लेते हैं थोड़ा। मैं सारे कोड को हटा देता हूँ। तो इसके अंदर प्रीडिफाइंड फंक्शन ये है, सॉरी प्रीडिफाइंड फंक्शन आपका ये प्रिंट है, और ये जो है ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन से क्या समझते हैं आप लोग? यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब ये हो गया कि जो हमने बनाया। चलिए मैंने सारा कोड रिमूव कर दिया। एक्स में मैंने 15 को रखा, और मैंने वाई के नाम से एक वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने 20 को रखा, और जेड के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं एक्स प्लस वाई डिफाइन करता हूँ। इसको मैं स्ट्रिंग के रूप में रखता हूँ, ऐसे मैंने स्ट्रिंग में डिफाइन कर दिया। और प्रिंट वाले का यूज करूंगा, यानी कि प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा, इस तरीके से जेड को प्रिंट करूंगा। तो अभी क्या होगा नोटिस करिएगा, मैंने कंपाइल किया तो देखिए ये कैलकुलेट नहीं हुआ, जबकि इसको कैलकुलेट होना चाहिए। तो मैंने जानबूझ के स्ट्रिंग रखा है यहाँ पर, यानी कि स्ट्रिंग के रूप में इसको डिक्लेयर किया है। हम चाहते तो डायरेक्ट भी डिक्लेयर कर सकते थे इस तरीके से, ठीक है, बट मुझे कुछ सीखना है या मुझे कुछ सिखाना है आप लोगों को, इसलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। तो इंटीजर का यूज आपको बताना है कि जो इंट फंक्शन है ना ये वाला, इसका यूज क्या करना है आपको। तो सपोज करो यहाँ पर जो है कोई इंटीजर वैल्यू आपको, सॉरी स्ट्रिंग वैल्यू आपको मिल रही है। अब उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो वो जो है कैलकुलेट होगा। नोटिस करिए कैलकुलेट नहीं हो रहा है अभी, क्या हो रहा है, ये कॉन्केट हो रहा है, यानी कि जुड़ रहा है उसी में, ये कैलकुलेशन नहीं है। तो कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना है, इसको आप या तो ये इन्वर्टेड कामा हटा दीजिए। तो कई बार जब हम इनपुट वगैरह से डेटा लेते हैं तब वो स्ट्रिंग डेटा ही मिलता है, भले ही वहां पर नंबर लिखें। तो उस केस में क्या करना है, जो आपका वेरिएबल है उसको इंट फंक्शन के अंदर रख देना है। तो इंट क्या है, एक फंक्शन है, ऐसे इसके अंदर डिक्लेयर कर दीजिए। इसको भी डिक्लेयर करेंगे इंट फंक्शन के अंदर ऐसे, ठीक है। तो अब ये जुड़ जाएगा, यानी कि कैलकुलेट होगा। ये देखिए 35 आ गया ना इस तरीके से, नोटिस करिए 35 आया ना, ये देखिए। तो भले ही ये एक स्ट्रिंग था, इसको हमने क्या किया, इंटीजर यानी कि इंट फंक्शन से इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पर जो है हमने इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब ये कैलकुलेट हो जाएगा। समझ गए आप लोग इस चीज को, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पर जो 20 है इसमें मैं कुछ पॉइंटेड वैल्यू को मैं स्टोर कर देता हूँ। अभी मैं अगर रन करूंगा तो एरर आ जाएगा, ये देखिए एरर आ गया ना इस तरीके से, क्योंकि जो पॉइंटेड वैल्यू होगा उसके लिए आप इंटीजर का यूज नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको फ्लोट का यूज करना होगा, ठीक है। तो बस जहाँ पर पॉइंट में डेटा आने वाला होगा उसको हम फ्लोट से कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हमें ये नहीं मालूम है कि यहाँ पर भी पॉइंट आ सकता है तो इसको भी आप फ्लोट में रखिएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो नोटिस करिए हमें इस तरीके से डेटा कैलकुलेट होके मिल गया, ठीक है। तो सब हमने एक, यानी कि यहाँ पर तो कोई जो है डेसिमल वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए भी हमने फ्लोट यूज कर लिया, तो इसके लिए काम कर जाएगा। लेकिन इसके लिए इंटीजर नहीं काम करेगा, यानी कि यहाँ पर देखिए डेसिमल है और ये विदाउट डेसिमल है। तो विदाउट डेसिमल के लिए आपका फ्लोट फंक्शन काम कर जाएगा, लेकिन अगर इंटीजर फंक्शन आप यूज कर रहे हो और उसमें पॉइंट आ गया तो वो काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर मैं अगर इंट का यूज कर लूँ, वाई में इंटीजर वैल्यू है ना, तो अब एरर आ जाएगा, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो फ्लोट यानी कि जब भी आपका पॉइंट में नंबर आने वाला होगा तब आपको फ्लोट फंक्शन का यूज करना है, और जब भी आपका जो नंबर है वो नॉर्मल इंटीजर वैल्यू है तो उसके लिए आपको इंट फंक्शन का यूज करना है। तो इसका बेहतर यूज है, आगे आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। फिलहाल आपको पेशेंस रखना है, जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से आपको काम करते हुए चलना है, ठीक है। तो हमें लिखने की क्या आवश्यकता थी स्ट्रिंग के रूप में, जब ये एक नंबर है तो हमें स्ट्रिंग में लिखने की क्या आवश्यकता है, मत लिखिए। ये तो बस हमें समझना था, तब हमने स्ट्रिंग के रूप में उसको लिख दिया था। हम ये देखना चाह रहे थे कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो अभी भी कैलकुलेट हो गया ये, परफेक्ट। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करूंगा अब मैं, यानी कि ये जो स्ट्रिंग वाला फंक्शन है इसका। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जरा एक्स के नाम से, और यहाँ पर मैंने 120 को रखा। ये हमारा एक न्यूमेरिक डेटा है, ये समझिए कि एक तरीके का न्यूमेरिक डेटा है। उसके बाद हमने वाई के नाम से वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने 50 को रखा। अब मैं क्या करता हूँ, जेड के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ और मैंने एक्स प्लस वाई को ऐसे रखा, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा इस तरीके से, और मैं चाहता हूँ
अगर मैं अभी जेड लिखूंगा तो क्या होगा, दोनों कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन मैं कैलकुलेट नहीं करना चाहता हूँ, कॉन्केट करना चाहता हूँ। तो अब आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप str फंक्शन के अंदर रख दीजिए इस तरीके से। तो अब क्या होगा, जो आपका नंबर था वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको भी हम str फंक्शन के अंदर रखेंगे इस तरीके से। तो अब ये जुड़ेगा नहीं क्योंकि आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो नंबर को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है str फंक्शन की हेल्प से। तो अब नहीं जुड़ेगा, ये कॉन्केट होगा। ये देखिए कॉन्केट होगी ना इस तरीके से। तो जब भी आपको किसी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा तो आप str फंक्शन का यूज करेंगे। और जब भी आपको किसी स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग का मतलब ये स्ट्रिंग नहीं, ये आपका इंटीजर में कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये इंटीजर में नहीं कन्वर्ट होगा, इसके लिए एरर आ जाएगा। हाँ, अगर ऐसा कोई डेटा है तो ये भी तो आपका स्ट्रिंग है, तो अब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए, जब भी आपको स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर न्यूमेरिक डेटा हो तब वो कन्वर्ट होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। और जब भी आपको कोई न्यूमेरिक डेटा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो str फंक्शन, जब भी किसी स्ट्रिंग डेटा को आपको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए इंटीजर फंक्शन, अगर उसमें पॉइंट वगैरह है तो उसके लिए फ्लोट फंक्शन। एक और फंक्शन है यहाँ पर इनपुट के नाम से। तो इनपुट क्या करता है, इनपुट जो फंक्शन है वो इनपुट लेने के लिए है, बस इनपुट फंक्शन हमने कॉल किया। अगर मैं अभी कंपाइल करूं तो अब टर्मिनल में आप कुछ लिख पाएंगे, ठीक है। तो जैसे भी हमने यहाँ पर कंपाइल कर दिया तो हमें पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर इनपुट फील्ड है या क्या है, हमें नहीं पता चल पा रहा है ना। जैसे मैंने कंपाइल किया अभी, तो यहाँ पर तो लिखने का मौका मिल रहा है लेकिन पता तो चलना चाहिए क्या लिखना है, ठीक है। तो कैसे देंगे मैसेज, यहाँ पर आप मैसेज दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया इस तरीके से, इंटर योर नेम, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बोला जाएगा इंटर योर नेम, ये देखे ना इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पर लिखा जस्ट फॉर कोड, तो ये जस्ट फॉर कोड भी तो हमें मिलना चाहिए। तो उसको पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लो इस तरीके से नेम के नाम से, और इसको नेम में रखो। अब यहाँ पर प्रिंट का यूज करो और नेम को प्रिंट कर लो। तो मैंने ऐसे लिखा माई नेम इज, है ना इस तरीके से। नोटिस करिए मैं कंपाइल करूंगा, ये देखिए इंटर योर नेम बोला गया। अभी मैंने लिख दिया इस तरीके से आलोक कुमार। तो अभी क्या होगा, इंटर जैसे आप करेंगे, नोटिस करिए माई नेम इज आलोक कुमार, प्रिंट हो गया। तो जब भी आपको यूजर से इनपुट लेना होगा तो इसी तरीके से आप इनपुट लेंगे, यानी कि यूजर से इनपुट आप इसी तरीके से लेंगे। तो ये जो इनपुट फंक्शन है इसके बारे में हम और भी कुछ चीज़ों को समझेंगे आगे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है। तो हम कम पढ़ेंगे लेकिन एग्जैक्ट पढ़ेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप ही आपको काम करते हुए चलना है, जिस तरीके से समझाया जा रहा है उसी तरीके को फॉलो करके काम करते रहिए बस आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच।